सेल डिवीजन जनरली दो टाइप का, वैसे 3 टाइप का होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में माइटोसिस और मियोसिस बस 2 ही टाइप का सेल डिवीजन होता है। फिर मैंने आपको कल की क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था बच्चा, क्या बताया था कि माइटोसिस डिवीजन जहां होता है वहां पर एक सेल से 2 सेल बनती हैं, और जहां पर मियोसिस होता है वहां पर एक सेल से 4 सेल डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, हिंदी का नोट्स ओपन नहीं हो रहा है, एक बार टेक्निकल टीम प्लीज इसको देख लीजिए। रिप्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा मैम? नीतीश कुमार, क्या आपको रिप्रोडक्शन ही चैप्टर पढ़ना है क्या? हाँ, चलो देखेंगे अभी कब स्टार्ट करेंगे, जब पढ़ाना होगा एक सीरीज के वाइज से पढ़ाऊंगी ना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए अब हो गया गुड मॉर्निंग, अब नहीं होना चाहिए किसी का गुड मॉर्निंग, 2-3 मिनट लग गई है, हो गया। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कल बताया था 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहला आप देखोगे माइटोसिस, तो माइटोसिस में कुछ बातें बताई थी मैंने, समसूत्री विभाजन, वो सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती हो, जहां पर एक मातृ या पितृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और उन पुत्री कोशिकाओं में आप क्या बोलोगे बेटा, उन पुत्री कोशिकाओं में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने पेरेंट सेल में थे। इसलिए सम का मतलब इक्वल, सूत्री का मतलब गुणसूत्र ऐसे बोलते हैं। अगर पेरेंट सेल में 2 पेयर क्रोमोसोम हैं तो दोनों डॉटर सेल में 2-2 पेयर होंगे। अगर पेरेंट सेल में 4 पेयर हैं क्रोमोसोम के तो दोनों डॉटर सेल में 4-4 पेयर ही क्रोमोसोम आएंगे। अब मैंने कल आपको बताया था कि माइटोसिस की फेज के नाम याद करके आना। कितने सारे बच्चे इसकी अवस्थाओं के नाम याद करके आए हैं और कितने नहीं करके आए हैं? जल्दी से मुझे फेज बोलो, सीरीज एकदम जैसे मैंने कल नोट करवाया था वैसी की वैसी सारी बताओ। मैम जो नंबर दिया है कॉल करें तो क्यों नहीं रिसीव करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है प्रद्युमन, आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप फोन कीजिए। 4 नंबर दे रखे हैं आपको कॉलिंग में, तो एक नहीं है तो बेटा आप बाकी के नंबर पे कॉल कर लो। चलिए फटाक से बताओ कौन कौन सी मैंने फेज यहां पर आपको नोट करवाई थी। सबसे पहला कौन सा लिखा जाए, जल्दी बताओ, पहला कौन सा लिखा जाता है? यस, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं यहां पर इंटरफेज। देखिए जरा ध्यान से सुनना, इंटरफेज के अंदर कुछ नहीं होता है, इंटरफेज के अंदर सेल डिवीजन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सेल डिवीजन की प्रॉपर स्टेज कौन सी होती है जिसमें आपका माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, तब आप बताओगे प्रोफेज। प्रोफेज। इंटरफेज में कुछ नहीं है, इंटरफेज में बस सेल डिवीजन होने की तैयारियां होती हैं। कोई भी सेल है जो डिवाइड हो रहा होता है, जिसमें कोशिका विभाजन होगा, उसमें तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो 1 नंबर पर आप इंटरफेज में अगर लिखना चाहोगे तो सिर्फ ये लिखना कि जिस सेल के अंदर आप क्या बोलोगे, जिस सेल के अंदर कोशिका विभाजन होगा वो सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवाइड होने के लिए। बस यहां से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैंने यहां पर प्रोफेज को 1 नंबर दिया है, लेकिन कभी कभार इंटरफेज का भी पूछ ले एग्जाम में तो नोट कर लेना। जो प्रॉपर सेल डिवीजन है वो इसी प्रोफेज स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोफेज में क्या होता है तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। प्रोफेज में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोई भी मान लो एक सेल है, इस सेल को डिवाइड होना है, इसके अंदर क्या होना है, इसके अंदर विभाजन होना है। तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और जिस मेम्ब्रेन को नाम क्या देते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली लगी हुई होती है उसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। न्यूक्लियस है। अब बेटा जब कोई सेल डिवाइड होगी तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। भैया जब इस सेल को मैं यहां बीच से डिवाइड करूंगी तो उसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, डिवाइड होगा।
केंद्रक में भी क्या होगा, विभाजन होगा। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया था क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम होते हैं। डीएनए और डीएनए के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए होते हैं, और फिर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो मान लो ये कोई सेल है जिसके अंदर 2 पेयर क्रोमोसोम है, 2 जोड़ी गुणसूत्र हैं। ध्यान से सुनना मेरे सेंटेंस को, जो एग्जाम में आएगा। मैंने कहा सबसे पहले ये कोई एक सेल है जिस सेल को डिवाइड होना है, इसके अंदर सेल डिवीजन करवाना है आपको। आप कुछ नहीं कराओगे, आपके बॉडी में अपने आप सेल में डिवीजन होता रहता है। जब आपके किसी भी ऑर्गन के पास सेल्स की कमी हो जाती है तो वो क्या करेगा, अपने आप डिवाइड होना स्टार्ट कर जाएगा। कोशिका विभाजन अपने आप उस ऑर्गन के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, जो भी सेल्स हैं उनके अंदर। तो ये सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि इसके अंदर 2 जोड़ी गुणसूत्र हैं। टोटल नंबर में कितने हैं, 4 हैं। जब मैं बात करती हूं प्रोफेज में क्या होगा, तो प्रोफेज माइटोसिस सेल डिवीजन की सबसे पहली अवस्था है। और इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर लिखोगे डिक्लाइन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या होना स्टार्ट होता है, तो आप बताओगे डिक्लाइन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, इस स्टेट के अंदर, इस स्टेज के अंदर क्या होगा, तो इस स्टेट के अंदर आप बताओगे बेटा कि जो न्यूक्लियस की डिक्लाइन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, पूरा लिख लो। इस अवस्था में केंद्रक की झिल्ली, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली विलुप्त, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना शुरू हो जाती है, या गायब होना या टूटना स्टार्ट हो जाती है, गायब होना शुरू हो जाती है। अब क्यों होती है, ध्यान से सुनना इस बात को। विनोद, आप अपने फोन की ब्राइटनेस ठीक करो, यहां से बिल्कुल ठीक दिख रहा है। मैंने ब्राइटनेस को, कल वाली ब्राइटनेस को मैंने टच भी नहीं करा है, ठीक है, वैसी की वैसी ब्राइटनेस है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब अपनी तरफ से सही कीजिए फोन की ब्राइटनेस, ठीक है। इतने सारे बच्चों को जब सही दिख रहा है, आपको अकेले को कैसे दिख सकता है खराब। मैंने कहा इस सेल को डिवाइड करना है। जब इस सेल को डिवाइड करना है तो न्यूक्लियस को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यस सनी कुमार, लाइव क्लास चल रही है। कैसे कैसे कमेंट करते हो यार तुम लोग, आके शेड्यूल देखते नहीं हो। जब 11 से 12:30 लाइव क्लास लगी हुई तो लाइव क्लास है ना ये, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन हटा दो ना। चलिए सुनिए, जब इस सेल को डिवाइड करना है तो इस न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियस डिवाइड करना है तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और मैंने आपको जब न्यूक्लियस पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बेटा जब न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है, वो केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है। तो भैया जब आपको क्या करना है, इस न्यूक्लियस को, इन क्रोमोसोम का डिवीजन करना है, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को गायब करना पड़ेगा। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोफेज अवस्था के अंदर, इस फेज में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 टूट के गिर जाती है। तो जब कभी किसी सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो टूट के गिरने लग जाए, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिक्लाइन हो जाए, गायब हो जाए, तो समझ लेना उस सेल के अंदर क्या हो रहा है, उस सेल के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, उसके अंदर कोशिका विभाजन हो रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन शुरू हो गया है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भैया वो कौन सी स्टेज है या कौन सी फेज है माइटोसिस की जिसमें केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, वो गायब होना शुरू हो जाती है। आप बताओगे प्रोफेज, आप बताओगे प्रोफेज। और इसी स्टेट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आए ना कि माइटोसिस या सेल डिवीजन की किस अवस्था में सबसे अधिक समय लगता है, तो ये जो सबसे पहले वाली प्रोफेज है इसके अंदर बहुत ज्यादा समय लगता है। अब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, अब आपका न्यूक्लियस फ्री है,
भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन थी वो मेम्ब्रेन गायब हो गई, अब न्यूक्लियस फ्री है। न्यूक्लियस कहता अब डिवाइड हो जाओ, लेकिन हमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उनको डिवाइड करना है। तो अब दूसरी स्टेट में क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनना। जब 2 नंबर वाली का नाम मैंने नोट करवाया था, प्रोफेज के बाद क्या होगा, अच्छा इंक डार्क कर लीजिए, ठीक है, मैं काले कलर के पेन से लिख लेती हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आती है मेटाफेज, अब आती है बच्चों मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, तो वो जरा ध्यान से सुनना। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, ऐसे सेल है, ये एरो दिखा देना कि इसके बाद ये वाला है, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बनाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, आप क्या बताओगे बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, गायब हो चुकी है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, एक जोड़ी ये हो गए, एक जोड़ी ये हो गए। अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस को भी तो डिवाइड करना है ना आपको, न्यूक्लियस को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा भैया, तभी तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के साथ क्रोमोसोम है, उनको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो अब क्या होगा बेटा, ये जो क्रोमोसोम है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना शुरू होंगे। जैसे एक क्रोमोसोम है, ये दोनों जोड़ी में है एक साथ, तो ये क्रोमोसोम के बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे, एक दूसरे से अलग होना। तो आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स। इस फेज के अंदर क्या होता है बच्चों, तो जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों के बीच में सिकुड़न पैदा होती है। वो सिकुड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे, सिकुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम को डिवाइड करना है भैया। जब डॉटर सेल बनेंगी तो ये 4 के 4 दोनों में होने चाहिए, तो ये क्रोमोसोम्स आपस में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूं, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये कहां गया, ये रहा, देखो इंटरफेज में सिर्फ यहां पर तैयारी हो रही है, किसकी, सेल डिवीजन की। उसके बाद प्रोफेज आई, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, तो आप बताओगे बेटा प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। फिर यहां पर लिखा हुआ है इन लेट प्रोफेज, मैंने कहा ना प्रोफेज में बहुत समय लगता है, तो बहुत देर के बाद एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। उसके बाद आता है मेटाफेज। ये देखो ये चीज दिखा रखी है कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा इन क्रोमोसोम्स के बीच का डिस्टेंस गायब होने लग जाएगा, वो क्रोमोसोम्स जो जोड़ियों में वो अलग अलग होने लग जाएंगे। तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने लग जाएगा, तो आप बताओगे वो मेटाफेज है। वो कौन सी फेज है, मेटाफेज। तो अब यहां पर क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है क्रोमोसोम में। अब अगली स्टेट में क्या होंगे, ये क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे जा चुके होंगे, ये क्या बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे। क्रोमोसोम का डिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप बताओगे एनाफेज। नेक्स्ट फेज कौन सी है, एनाफेज। और एनाफेज में क्या होगा, तो ऐसे आपकी एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या होगा, तो आप बताओगे ये जो क्रोमोसोम्स हैं, यहां पर 1 2 4 क्रोमोसोम लिए थे ना हमने, तो 2 यहां हो जाएंगे, 2 यहां हो जाएंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल पे जाकर, एक इधर वाले पोल पे, एक इधर वाले पोल पे, बहुत बीच में बहुत डिस्टेंस आ जाएगा इनके अंदर, बीच में क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे यहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग पोल पे चले गए हैं, पोल का मतलब अलग अलग ध्रुव पे चले गए हैं, और ऐसे प्लेट सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखिए इसके अंदर, ये देखो अलग अलग, दोनों अलग अलग हो गए, और ये बीच में जो व्हाइट वाली लाइन दिखा रखी है ना, इसका मतलब है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है। और अब क्या होगा, इसी फेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड होना शुरू कर देंगे। ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे इससे बनेंगे, इसके ऊपर देखो ऐसे क्रोमोसोम होता है, तो एक हिस्सा यहां से एक क्रोमोसोम बनाएगा, दूसरा हिस्सा नीचे वाला दूसरा क्रोमोसोम बनाएगा। तो ऐसे करके बेटा ऐसे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा।
ऐसे डिवीजन, एक क्रोमोसोम टूट के 2 क्रोमोसोम बना लेगा। तो इससे भी बन जाएंगे, इससे भी बन जाएंगे, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। तो क्रोमोसोम के बीच में इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया और क्रोमोसोम एक तो अलग अलग हो गए, अपने अपने पोल पे चले गए और क्रोमोसोम का डिवीजन स्टार्ट हो गया प्रॉपर तरीके से। उसे बोलते हैं एनाफेज, उसे बोलते हैं एनाफेज। ठीक है खुशबू कुमारी मैम, मैं बहुत दिनों से लाइव क्लास नहीं कर पाई थी, पिछला सब क्लास कर ली हूं। ओके, बहुत बढ़िया खुशबू। तो ये हो गया एनाफेज। अब क्या आएगा, अब आता है टीलोफेज। और टीलोफेज में क्या होता है, तो सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद रखना है जो एग्जाम में आता है। अगली स्टेट में इसके बाद क्या होगा, तो 4 नंबर कलर मैं ब्लैक ही रखती हूं वरना तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले में क्या होगा आप बताओगे, जब टीलोफेज होगा तो टीलोफेज में क्रोमोसोम का तो डिवीजन हो चुका होगा और उसके बाद ऐसे एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो चुके हैं और डिवाइड होने के बाद अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वाली में प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी और यहां पर वापस आने लग जाती है, वापस केंद्रक झिल्ली आ जाती है और केंद्रक झिल्ली वापस आ गई तो उसके बाद क्या होगा, वापस केंद्रक झिल्ली बनती है। केंद्रक झिल्ली इस अपीयर वापस बनने लग जाती है और केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली बनकर अब क्या होगा, अगली स्टेट में ये जो आपकी सेल है ये यहां से बीच से इसका न्यूक्लियस भी, इसके क्रोमोसोम भी डिवाइड हो चुके होंगे और एक यहां बनेगी सेल, एक यहां बनेगी और इस स्टेट को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बच्चों, साइटो का मतलब होता है सेल और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। सेल का डिवीजन हो चुका है, एक सेल से 2 सेल बन चुकी हैं। यहां पर भी 4 क्रोमोसोम आ जाएंगे, यहां पर भी 4 क्रोमोसोम आ जाएंगे। अब ये 4-4 कैसे आए, तो इसने तोड़ा एक क्रोमोसोम, एक इसका क्रोमेटिन टूटा, एक इसका टूटा, एक इसका टूटा, एक इसका टूटा और टूटकर 4 क्रोमोसोम यहां आ गए, 4 क्रोमोसोम यहां आ गए और एक सेल से नए 2 सेल बन गए। इस फेज को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। अभी तक जो चल रहे थे, देखो इससे पहले सेल नहीं बनी थी, इन सब में ये जो ऊपर वाली कितनी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब में हुआ था बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन। यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, लेकिन सबसे लास्ट वाली साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है और क्रोमोसोम भी डिवाइड हो चुके हैं और यहां पर ये दोनों क्या बन चुकी हैं, ये दोनों बन गई हैं डॉटर सेल। ये दोनों क्या बन गई हैं, पुत्री कोशिकाएं बन गई हैं। तो माइटोसिस जब होता है तो मैंने कहा था वहां पर एक सेल से 2 सेल बनती हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से बताती हूं, तुम लोगों को ध्यान से सुनना क्या होता है, इससे समझेंगे हम। यहां पर आओ, मैं तुम्हें समझाती हूं। इंटरफेज में एक सेल तैयारी करती है सेल डिवीजन होने की, कि इस सेल में डिवीजन होना है, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, क्रोमोसोम सेपरेट होने लग जाते हैं और क्रोमोसोम फ्री हो जाते हैं कि भैया हमें डिवाइड करना है। उसके बाद आता है मेटाफेज, क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे चले गए, इनके बीच में इतना कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है। ये देखो इन क्रोमोसोम के बीच में, ये पोल इस क्रोमोसोम को इधर की तरफ खींचेगा एक हिस्से को, ऐसे है ना क्रोमोसोम, ये देखो ऐसे, या क्रोमोसोम को आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे। इन दोनों तरीकों कैसे दिखा सकते हो, तो या तो क्रोमोसोम को दिखाइए ऐसे या दिखाइए ऐसे, ठीक है। तो ये 2 है ना थ्रेड, तो इतना कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेंगे, एक ये वाला पोल, एक ये वाला पोल, इतना प्रेशर लगाएंगे कि ये सेपरेट हो जाएगा इससे, ये सेपरेट हो जाएगा इससे। या आप इसे ऐसे दिखाते हैं कि ये वाला हिस्सा अलग सेपरेट हो जाएगा, ये वाला अलग हिस्सा सेपरेट हो जाएगा। तो यहां से 1 2 3 4, तो यहां से अलग अलग, देखो ये देखो, ये 2 थे यहां पर, ये भी 2 थे। अगली में एनाफेज में ये देखो टूट कर इधर आ गया, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। ये दोनों इसके जो थ्रेड थे, दोनों धागे नुमा संरचनाएं अलग अलग होने लग गई। फिर टीलोफेज में बिल्कुल ही क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं,
और वो जो सेल थी जिसमें डिवीजन हो रहा था, वो सेल, उस सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस सब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगली स्टेज में साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड होकर दो अलग अलग सेल बना दी है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा अभी बताऊंगी मैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वही आपको नोट करना है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है इतना कुछ, पहली बात तो इतना कुछ है नहीं इसमें। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे सुनिएगा जरा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, इनमें सबसे ज्यादा लंबी स्टेज कौन सी है, टाइम टेकिंग स्टेट कौन सी है। तो अगर सबसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा समय किस फेज में लगता है, मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग फेज कौन सी है, तो सबसे ज्यादा समय किस में लगता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही एग्जाम में आता है, तो बता देना प्रोफेज सबसे ज्यादा समय लेती है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन करवा रही हूं, कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दूसरा आता है क्वेश्चन कि वो कौन सा सेल डिवीजन का फेज है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, जिसमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है, गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली डिसअपियर होने लग जाती है। केंद्रक झिल्ली गायब किसमें होगी, तो आप क्या बताओगे, वो भी मैम प्रोफेज में होगी, वो भी मैम प्रोफेज में होगी। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, वो कौन सी फेज है जिसमें क्रोमोसोम के बीच में कॉन्ट्रैक्शन, तनाव, बहुत ज्यादा सिकुड़न पैदा होती है, क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। तो अगर पूछ ले कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स पहली बार कोशिश करेंगे एक दूसरे से अलग होने की, वो कौन सी फेज है अगर आपसे पूछे तो प्रोफेज के बाद क्या आता है बेटा, मेटाफेज। मेटाफेज में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। फिर अगला क्वेश्चन कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगे। क्रोमोसोम ऐसा था, मान लो एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे से अलग होने लग गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे बेटा, मेटाफेज के बाद क्या आती है, एनाफेज। क्रोमोसोम सेपरेट किस स्टेट में होते हैं, कर देना एनाफेज में अलग हो जाते हैं, ठीक है। एनाफेज में क्या होते हैं, अलग होने लग जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने, मैसेंजर सीवी आप सबने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी स्टेट है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपीयर, वापिस आ जाती है केंद्रक की झिल्ली, वापिस आएगी तो वो कौन सी में, आप बताओगे, वो आती है टीलोफेज में। टीलोफेज में मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ा रही हूं, सेल डिवीजन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत सतीश क्या हो गया बताइए, सतीश मौर्य क्यों नहीं देख पा रहे आप। वो कौन सी फेज है जिसमें वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, टीलोफेज। लास्ट सेल डिवीजन, प्रॉपर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जहां से एक से 2 सेल बनती है माइटोसिस में, उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे साइटोकाइनेसिस। लास्ट स्टेज है किसकी, सेल डिवीजन की। और सबसे कम समय किस फेज में लगता है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लोगे तो भी बहुत हो जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को कोई सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, है ना। तो लास्ट वाला पूछता है कि वो कौन सी फेज है जिसमें सबसे कम समय लगता है, लेस टाइम टेकिंग फेज, सबसे कम समय। तो भैया सबसे कम, क्रोमोसोम अलग हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, लास्ट में 2 सेल ही तो बनानी है एक से, तो सबसे कम समय किस में लगेगा बताओ, इसमें लगेगा, साइटोकाइनेसिस में। बस ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, इतने भी नोट कर लोगे ना एग्जाम में सब कराओगे आप, ठीक है, इतने सब कराओगे। अगर इतने भी आपने नोट कर लिए ना तो एग्जाम में ये सब कराओगे आप आंसर। मैम इंटरफेज क्या होता है, आशीष बेटा, इंटरफेज में एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन। भैया ऐसे ही हर सेल में डिवीजन नहीं होता है, जिस सेल का टाइम ड्यूरिंग लाइफ स्पेन खत्म हो गया है,
या जिस ऑर्गन को सेल्स की रिक्वायरमेंट है, तभी तो कोई सेल डिवाइड होगी। अगर ऐसे सेल, कोई भी सेल डिवाइड होने लग गई तो भैया कितनी सेल्स हो जाएंगी हमारे बॉडी में, है ना। तो इंटरफेज में सिर्फ एक सेल जिसके अंदर अब कोई नई सेल बनी है, वो बेचारी खुद नहीं है, तो वो अपने आप को डिवाइड कब करेगी। तो वो उसका जब लाइफ स्पेन हो जाएगा उतना, जैसे मैंने, अगर आपने कभी सुना हो तो जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया होगा आरबीसी, नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ाऊंगी, आरबीसी 120 दिन तक सरवाइव करती हैं। तो आरबीसी जब 2-4 दिन की है तो वो प्री मैच्योर हैं, उनमें थोड़ी सेल डिवीजन, उनका तो खुद का ही प्रॉपर कुछ बना नहीं होगा, तो उन्हें उनको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरफेज में सिर्फ और सिर्फ एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है बेटा सेल डिवीजन के लिए। अब बताओ, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आंसर कर दोगे? या बेटा क्या आंसर आएगा, या और क्या क्वेश्चन आ सकता है? सॉरी, क्वेश्चन आएगा कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती हैं? बताओ कितनी? 2 बनती हैं। 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेगी बेटा, 1 से 2 बनेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और क्या आ सकता है? पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? भैया अगर कोई सेल में आपने 4 क्रोमोसोम लिए हैं, ऐसे 1 2 3 4, तो 4 ही, एक क्रोमोसोम से 1 बनेगा, एक हिस्सा इसका टूट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया क्रोमोसोम का अगर माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा सा होता है। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा क्रोमोसोम है। समझ में आई आपको बात? तो इसका एक स्ट्रैंड यहां से अलग हो जाएगा, तो एक यहां से बन गया, देखो एक यहां से बन गया, फिर एक इसका अलग हो जाएगा, एक यहां से बन गया, एक इसका अलग, एक इसका अलग। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, मात्र कोशिका में है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होने चाहिए? डॉटर सेल में होने चाहिए। और लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं कि भैया जहां पर माइटोसिस होता है उन सारी सेल्स को हम नाम क्या देते हैं? सोमेटिक सेल देते हैं। सोमेटिक सेल्स के अंदर किस प्रकार का डिवीजन होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। और क्या सोमेटिक सेल में वेरिएशन आ सकता है? अगर आपसे पूछ ले वेरिएशन आएगा? नो मैम, कभी भी वेरिएशन माइटोसिस में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में आ रहे हैं। तो पेरेंट और डॉटर सेल दोनों आइडेंटिकल होती है, एक दूसरे की एक जैसी दिखने वाली होती हैं। और जब एक जैसी दिखने वाली है तो वेरिएशन पैदा नहीं हो सकते। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि सोमेटिक सेल क्या है? वो सेल जिसमें किस प्रकार के क्रोमोसोम हो? एलोसोम हो। और एलोसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? जो मेल और फीमेल में क्या हो? सेम। तो अगर कभी पूछ ले आपसे, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं आपसे, ध्यान से सुनना जरा मेरे क्वेश्चन का आंसर। चुनमुन कुमारी बोल रहे हैं सोमेटिक सेल किसे कहते हैं? शायद आपने कल की क्लास नहीं की चुनमुन, अब मैं रिपीट नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी। आप कल की क्लास देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सोमेटिक सेल वो सेल जिनमें कौन से क्रोमोसोम? एलोसोम क्रोमोसोम। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं एलोसोम कितने पेयर होते हैं? मैम एलोसोम 22 पेयर होते हैं। तो 22 जोड़ी गुणसूत्रों में किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा? आप क्या बता दोगे बेटा? माइटोसिस होगा। और मैंने कल एक क्वेश्चन और भी करवाया था, जब कभी नहीं देखी आपने तो कल की क्लास नहीं देखी तो आज की भी छोड़ दो, आप कल की पहले देखो फिर आज की देखो। और मैंने कहा था माइटोसिस सेल डिवीजन हमारे बॉडी की क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है बेटा। जब बच्चे का जन्म हुआ बच्चा इतना सा था और आज देखो इतना बड़ा हो गया, तो उस बच्चे के ऑर्गन्स के क्या गलत लिख दिया है मैम? कुछ मैंने गलत लिख दिया है क्या? क्या लिख दिया? एलोसोम तो सेम। अच्छा ऑटोसोम, प्लीज तुम लोग ध्यान से देना, ऑटोसोम प्लीज ये सही कर लेना, सही कह रहे, ऑटोसोम। सोमेटिक सेल वो सेल है जिनके अंदर क्या है? ऑटोसोम क्रोमोसोम हो। ध्यान, इसको सही कर लेना वापस। मिथिलेश कह रहे मैम वेरिएशन नहीं आती तो जेनेटिक डिजीज कब आती है? बेटा जेनेटिक डिजीजेस हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन का रिजल्ट होता है।
है ना, हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन का रिजल्ट होता है। जब जहां पर माइटोसिस होना चाहिए था वहां मियोसिस हो जाता है, तब जाकर बेटा जेनेटिक डिजीज होती है। मिथेश आगे पढ़ाएंगे आपको, ये ऑटोसोम कर देना बेटा, ऑटोसोम एक बार फिर सुन लो। सोमेटिक सेल वो होती है जहां पर ऑटोसोम क्रोमोसोम हो, और ऑटोसोम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो सेम हो लड़का और लड़की में। कितने पेयर, 22 पेयर, 22 पेयर। और क्या हो जाएगा वहां पर बेटा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। और माइटोसिस सेल डिवीजन कब होता है, जब किसी ऑर्गन को, किसी के शरीर को क्या करवाना हो, ग्रोथ करवाना हो, तब वहां पर माइटोसिस होता है। और एक बात मैं और भी बताई थी मैंने कल, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कहीं पर आपको चोट लग जाती है तो आपकी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तो उस हिस्से की रिकवरी करने के लिए वहां पर कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। ये इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इतनी बार कि कहीं पर आपको कोई घाव पड़ गया, है ना, आपको चोट लग गई, वहां की सेल्स डैमेज हो गई, कुछ दिनों के बाद वापस नई सेल्स बनानी है वहां पर, तो नई सेल्स बनेंगी, सेल डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैम अगर सेम होती है सेल तो मैम वहां पर वेरिएशन कैसे आ जाते हैं। मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देती हूं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या चीज पढ़ी होगी बेटा, आपने पढ़ी है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक रोग। और आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, वो रोग, ध्यान से सुनना मैम, एलडीसी क्लर्क में आया था ये क्वेश्चन, हाँ आया होगा, ठीक है मैम जी, साथ में नोट्स बना रहे हैं, सही है राजू, कल बुक वाला क्वेश्चन था, हाँ राकेश सही कह रहे, तुम सही पकड़े। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को। वो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ऐसे बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे आपने। जेनेटिक डिजीज क्या होती हैं, वो बीमारियां जो किसी सेल के क्रोमोसोम में चेंज होने से आई हो या जीन में चेंज होने से बनी हो, उन बीमारियों को जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। और जेनेटिक डिजीज ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें पिछली जनरेशन से मिलती हैं, मां बाप से बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, ऐसे जाती रहती हैं। अब कैसे पैदा हो जाती हैं जेनेटिक डिजीज, एक बच्चे ने बहुत सही बोला क्वेश्चन। देखो ये मान लो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, कोई भी यहां पर कमेंट नहीं करेगा। मान लो ये एक सेल है, सोमेटिक सेल, और इस सोमेटिक सेल में 4 क्रोमोसोम थे। ऐसी एग्जांपल दे रही हूं मैं, सिर्फ ये समझा रही हूं कि कैसे जेनेटिक डिजीजेस पैदा हो जाती हैं, ठीक है। मान लो इसके अंदर 4 क्रोमोसोम थे, ठीक है। इसके अंदर कौन सा डिवीजन होना चाहिए था मैम, इसके अंदर डिवीजन होना चाहिए था माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन होना चाहिए था। तो 4 यहां आने चाहिए थे क्योंकि माइटोसिस में इक्वल होते हैं, 4 यहां आने चाहिए थे। लेकिन इस सेल के अंदर हो गया म्यूटेशन। म्यूटेशन एक शब्द है जिसे बोलते हैं उत्परिवर्तन। कोई अचानक से किसी सेल के अंदर कोई चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, उसे बोलते हैं म्यूटेशन। सडनली कोई चेंज आ गया, वो चेंज किसी भी कारणवश आ सकता है, और उस सेल के अंदर होना चाहिए था क्या, माइटोसिस, लेकिन हो गया इसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन। तो भैया जब मियोसिस होता है तो यहां पर बताओ क्रोमोसोम का नंबर कितना कितना हो जाएगा, 2-2 हो जाएगा। और क्या ये सेल इसके जैसी है, नो मैम, यहां 4 क्रोमोसोम थे, यहां 2, यहां 2, तो ये जो 2 क्रोमोसोम डिलीट हुए हैं, डिलीट भी हो सकते हैं, या कोई 3 भी आ गए, यहां एक्स्ट्रा नहीं आया, 3 भी आ गए तो भी पेयर तो नहीं बना ना। और मैंने कहा था जब जब क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनेगा तब तब क्या पैदा होंगी, जेनेटिक डिजीज होंगी। तो किसी भी म्यूटेशन का रीजन क्या होता है वो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो मियोसिस हो गया, और मियोसिस के होने से यहां पर कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया या फिर कोई एक्स्ट्रा आकर ऐड हो गया। और बेटा जब क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम एग्जैक्ट नहीं बने सेल्स के अंदर, तब वहां क्या पैदा होंगी, जेनेटिक डिजीज पैदा होंगी।
उस बच्चे के जन्म के साथ उसमें बीमारियां पैदा होंगी, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कैट सिंड्रोम, जैकोब सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम मैं आपको पढ़ाने वाली हूं आगे। ठीक है मिथेश, आपका डाउट मैंने ले लिया है कि होना चाहिए था माइटोसिस, लेकिन म्यूटेशन की वजह से कोई भी सेल में माइटोसिस की जगह मियोसिस हो गया और वो सेल आइडेंटिकल नहीं है। तो उसमें क्या पैदा होंगी? उसमें जेनेटिक डिजीज, उसमें आनुवांशिक रोग पैदा हो जाएंगे। हो गया? चलो, तो ये माइटोसिस सेल डिवीजन था। तो जब कभी बॉडी का ग्रोथ होता है हमारे शरीर का, और जब कभी हमें चोट लगती है, तो उस घाव को भरने के लिए वहां पर कौन सा सेल डिवीजन करवाना होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन। अब आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस सेल डिवीजन की जब मैं बात करूंगी तो हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, लेकिन मैम एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 4 बनती हैं। इस बार 1 से 4 बनानी है बेटा। और मैंने कहा था ये सेल डिवीजन किस प्रकार की सेल्स में होता है? गैमेट सेल में होता है, जनन कोशिकाओं में, जैसे स्पर्म, जैसे ओवा, शुक्राणु और अंडाणुओं में होता है मियोसिस। और 1 से 4 बनते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसकी फेज कैसे चलती हैं? इसकी फेज, इसकी अवस्थाएं वैसी की वैसी चलती हैं जैसी किसकी थी? माइटोसिस की। बस एक चेंज आता है, देखना एक डायग्राम से दिखाती हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला, वो सारी की सारी चीजें वही थी, पूरी की पूरी चीजें वही चल रही हैं। जैसे क्या आप डायग्राम से समझाऊंगी तो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो मैं खुद बनाकर तुम्हें समझाती हूं। सबसे पहला फेज क्या आएगा? फटाक से बताओ। प्रोफेज में क्या होगा बेटा? प्रोफेज में क्या होगा? तो आप बताओगे प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और आपने क्रोमोसोम्स कितने लिए हैं? 2 पेयर लिए हैं मान लो, मतलब 4 हो गए टोटल। दूसरा कौन सा आएगा? प्रोफेज के बाद बेटा आएगा मेटाफेज। क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा? क्रोमोसोम्स ऐसे एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगे, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगले में क्या होगा? एनाफेज में 3 नंबर पर आएगी एनाफेज। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? अलग अलग पोल पे जाके क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे से अलग सेपरेट होने लग जाते हैं। तो मान लो इस वाले क्रोमोसोम का एक हिस्सा ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका इसका ऐसे। और लास्ट में क्या होता है? टीलोफेज। बिल्कुल अलग हो गए क्रोमोसोम्स, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और एक दूसरे से अलग होकर वापिस क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, और एक दूसरे से क्रोमोसोम अलग हो गए ऐसे। और लास्ट वाली में साइटोकाइनेसिस में मैंने बताया था कि ये सेल क्या होगी? डिवाइड होगी। ये सेल क्या होगी? डिवाइड होगी, और डिवाइड होकर ऐसे बीच में से ऐसे, पहले देखो डिवाइड होने से पहले कैसी होती है ये सेल? कुछ ऐसी सी बनती है, ऐसी सी, ऐसी सी, और बाद में यहां से सेपरेट होके एक सेल से क्या बन जाएंगी? 2। मियोसिस में इतनी चीज तो सेम रहती है बेटा, इतनी चीज एकदम सेम रहेगी, लेकिन ये साइटोकाइनेसिस है ना, ये एक बार फिर से होगा, क्योंकि भैया 1 से 2 बनी है ना, अभी तो हमें इससे भी, इसको भी डिवाइड करवाना है और इसको भी डिवाइड करवाना है आगे चलकर। तो क्या होता है बच्चा, यहां पर ये साइटोकाइनेसिस को नाम दे दिया जाता है डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस का मतलब होता है, डाई का मतलब 2, ये 2 बार डिवाइड होगी, और जब 2 बार डिवाइड होगी तो एक बार डिवाइड होने से 2 बनी है, तो 2 बार डिवाइड होने से 4 बन जाएंगी। जैसे इस डायग्राम में देखो,
ध्यान से देखना, ये सब ऊपर की स्टेट में सब पढ़ा चुकी हूँ, क्रोमोसोम का एप्लीकेशन हो जाता है, सब आपको एकदम इजी वे में समझा चुकी हूँ। ये सेल पहली बार डिवाइड हुई तो इससे 2 बन गई, ये देखो, एक इधर सेपरेट हो गई, एक इधर हो गई। अब इसमें वापस क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस वापस डिवाइड हुआ बेटा, और डिवाइड होकर 1 से 2 बनी और 1 से 2 बनी, ये देखो, और 2 और 2 टोटल कितनी बन गई, 4 बन गई। और स्टार्टिंग में देखो कितने क्रोमोसोम्स लिया था, 1 2 3 4, लेकिन एंड में 2 2 2 2 2 2, मतलब क्रोमोसोम्स क्या हो चुके हैं, जस्ट हाफ हो चुके हैं, जस्ट हाफ हो चुके हैं। समझ में आई मेरी बात? तो इस स्टेज को, इसको कहा जाता है डाइकाइनेसिस, क्योंकि भैया ये 2 बार डिवाइड हुई है, एक बार तो ये रहा डिवीजन और दूसरा ये रहा बेटा, ये रहा दूसरा। तो डॉटर सेल्स भी अगेन डिवाइड होती हैं इसके अंदर, ये भी तो डॉटर सेल है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, लेकिन पेरेंट जैसे ही डिवाइड होकर नहीं बनी तो नहीं को क्या बोलते हैं बेटा, डॉटर सेल्स बोलते हैं। फिर डॉटर सेल्स का न्यूक्लियस वापस डिवाइड होता है और 1 से 2 और 1 से 2, तो टोटल कितनी बन गई, 4। तो इसे कहते हैं डाइकाइनेसिस, 2 बार डिवाइड होने वाली। तो बताओ इसमें टोटल, बस एक बात बताऊं, इन स्टेज को नाम माइटोसिस लिखते हो तो माइटोसिस में प्रोफेज 1, ऐसे ही एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और ये मियोसिस में हमेशा लिखा जाता है प्रोफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर क्या होगा, टीलोफेज 2, ऐसे 2 लग जाता है इसके आगे। मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? तो 1 से 4 किस्में बनती हैं मियोसिस में, 1 से 2 किस्में बनती हैं माइटोसिस में। अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, यूपीएससी और एनडीए सीडीएस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा जिसने सही दे दिया, मैं मान लूंगी उसको सेल डिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरे को 1000 स्पर्म सेल बनानी है, मुझे 1000 शुक्राणु कोशिकाएं बनानी हैं, तो मुझे बताओ कि मैंने प्राइमरी स्टेट पर कितनी सेल ली, बता दो। मुझे 1000 स्पर्म सेल बनानी है तो मैंने कितनी सेल ली होंगी, कि कितनी सेल यहां पर लूं कि भैया उसमें 1000 स्पर्म सेल्स बन जाए। बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो और मैं मान लूंगी आपको समझ में आ गया। राजू ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन राजू पटेल ने गलत आंसर दिया। दीपक ने सही आंसर दिया, विवेक कुमार ने सही आंसर दिया, आकाश, ओहो आकाश आप कह रहे 2000 ली होंगी। भैया 2000 लूंगी मतलब 1000? तुम क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? एक बार फिर क्वेश्चन को ढंग से सुनो मेरे। मुझे 1000 स्पर्म सेल्स बनानी है तो मैंने स्टार्टिंग में कितनी सेल में डिवीजन करवाया होगा कि मुझे 1000 बनी होंगी? अरे मूर्खों, पागलों, उल्लू बच्चों, मैंने कहा था स्पर्म सेल्स में कौन सा होता है, मियोसिस, और मियोसिस में क्या होता है, 1 सेल से 4 बनती हैं। तो ये बताओ जब 1000 बनानी है तो 1000 को 4 से डिवाइड करो तो स्टार्टिंग में कितनी ली होंगी, 250, 250 सेल ली होंगी मैंने। बस ये एग्जाम का क्वेश्चन, और मैंने किताब में भी डाल रखा है ये क्वेश्चन, मैंने अपनी बुक में भी डाल रखा है क्वेश्चन। 125 कैसे हो जाएंगे खिलाद? 125 कैसे हो जाएंगी? जब 1000 बनाई है तो 1000 मतलब स्पर्म सेल्स में कौन सा होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में 1 से 4 बनती हैं, तो 1000 को सीधा 4 से डिवाइड करो ना, कितना आ जाना चाहिए, 250। तो जब 250 में मियोसिस करवाऊंगी तो 250 में मियोसिस होने से मेरे पास कितनी सेल बनके तैयार हो जाएंगी, 1000 स्पर्म सेल तैयार हो जाएंगी। 1000 लिखा ना, 10,000 लिखा गया, 1000 सेल। बस ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया तो मान लेना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 250 सेल लूंगी तो 250 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 1000 आ जाएगा। ये लो, ये बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस ये सेल डिवीजन खत्म,
इससे ज्यादा आपको जी फेज, एम फेज, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वो नीट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको नोट करवा दिए, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, ये क्वेश्चन एनडीए में देखा गया, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया कि 250 स्पर्म सेल्स लोगे तो उससे कितनी बनेंगी, तो आप बता दोगे। मियोसिस लेंगे तो 1000 बनेंगी। अगर 500 लोगे तो कितनी बनेंगी? अब डिजिट तो कुछ भी दे सकता है वो। अब वो दे सकता है कि 1000 स्पर्म सेल से कितनी सेल बनेंगी, तो अब 1000 का 4 गुना कर दो, 4000 बन जाएंगी। तो वो क्वेश्चन कैसे भी, डिजिट कैसे भी दे सकता है वो। अगर पूछे कितनी ओवम सेल्स लें कि आपके पास 10,000 सेल बन जाए, कितनी ओवम सेल्स लूं मैं स्टार्टिंग में, उनको डिवाइड करवाऊं कि मेरे पास 10,000 सेल बन जाए, कर लोगे आंसर। और अगर क्वेश्चन पूछे कि कितनी सोमेटिक सेल लूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछे कि कितनी सोमेटिक सेल लूं, या यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो मैंने लीवर की सेल, भैया कोई भी ऑर्गन की सेल बनती हैं तो वो किस डिवीजन के थ्रू बनती हैं? याद रखना, वो माइटोसिस के थ्रू बनती हैं। और माइटोसिस में एक से कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। तो मान लो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कि लीवर सेल मुझे प्रोड्यूस करनी है 2000 लीवर सेल बनाने के लिए मुझे स्टार्टिंग में कितनी सेल लेनी पड़ेंगी, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। देवराज ने सही आंसर दे दिया। हाँ जी, अगर मुझे 2000 सेल बनानी है लीवर के अंदर, तो लीवर की कितनी सेल को डिवाइड करवाऊंगी मैं? ऐसे लीवर की जगह आई, नोज, ईयर कुछ भी दे दे, गैमेट सेल को छोड़ के कुछ भी दे दे। एक कह रहा 4000। राजू पटेल, तुमने पिछली बार भी गलत आंसर दिया, इस बार भी गलत आंसर दोगे? अरे उल्लू बच्चों, माइटोसिस, लीवर सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। और माइटोसिस में 1 से कितनी बनती हैं? 2। तो भैया जब 1 से 2 बनती हैं तो 2000 बनाने के लिए 1000 रखी ना मैंने स्टार्टिंग में। 1000 से कितनी? 2000 बन गई। ये लो, ये आपके कुछ क्वेश्चन। 500 कैसे हो जाएंगी शशांक? अगर 500 आएगा तो 500 इंटू 4 करोगे तब 2000, तो 4 करोगे तो मियोसिस हो गया, उसमें वेरिएशन आ जाएंगी पागल, उसमें जेनेटिक डिजीजेस पैदा हो जाएंगी साथ में। ठीक है, 1000 लेंगे। आशीष बिल्कुल सही आंसर दिया, ध्रुवराज बिल्कुल सही आंसर दिया। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन कर दोगे? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कर दोगे? कोई दिक्कत है? बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सेल डिवीजन में पूछ ले किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, किस में 2 डॉटर सेल बनती है, किस में 4 बनती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बता दोगे? नो प्रॉब्लम मैम, पिंटू कुमार ने कहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया इसी के साथ आज आपका साइटोलॉजी वाला चैप्टर खत्म हो गया। साइटोलॉजी चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश है। अब आपका काम है इसके क्वेश्चंस लगाना। आपका काम है इसके क्वेश्चन लगाना। कलर पिगमेंट, अरे कलर पिगमेंट छोटा सा चैप्टर है, वो आखिर में पढ़ाया जाता है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। कलर पिगमेंट पढ़ाऊं मैं, खत्म। कुछ क्वेश्चंस लगवा दूं अब, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करना टाइम वेस्ट है। अभी मैं अपनी बुक उठाकर उससे कुछ क्वेश्चन लगवा दूं तुम लोगों को साइटोलॉजी चैप्टर के। तैयार हो तुम लोग? फटाक से एक बार यस टाइप कर दो, देखो फिर कितना समझ में आया तुम लोगों को। चेक कर लिया जाए प्यारे बच्चों। नया चैप्टर परसों मंडे से स्टार्ट करेंगे। यस मैम। तैयार हो तो एक बार फटाक से लिख दो यस मैम। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो, एकदम सही आंसर देना है। और तुम लोगों को कसम है कोई भी पुराने नोट्स नहीं खोलेगा। पुराने नोट्स एक भी बंदा नहीं खोलेगा। नोट्स साइड में रख दो, ना कोई गूगल ना कोई नोट्स। किताब दिखाऊं बेटा? ऐसी है किताब, ऐसी किताब है। ओवम सेल में सेम होगा। अरे यार, सारी रात रामायण पढ़ाई, उठ के पूछते सीता किसकी माँ थी। अरे उल्लू, ओवम और स्पर्म दोनों क्या होती हैं? दोनों की दोनों सेल गैमेट सेल होती हैं। तो गैमेट सेल में 1 से हमेशा 4 बनती है। मैम बुक चाहिए, आप ऑर्डर कर सकते हो। बुक चाहिए, रोज रोज बताऊं क्या कहां से ऑर्डर करो? बस आज लास्ट टाइम बता रही हूं, अमेज़न से कर लो या इस वेबसाइट से कर लो, जल्दी पहुंच जाएगी। ये थोड़ा सा इधर लिखती हूं, www.timespublication.in, इससे ऑर्डर कर लो बेटा। एंड आज तो दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम लोगों को पता है, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है यहाँ।
वो तो मैंने घर पे एकदम टाइम पर स्टूडियो बना लिया, नहीं तो मैं नहीं जा पाती, आज पुलिस वाले मारते मुझे। अच्छा हुआ मैंने तुम लोगों के लिए घर पे स्टूडियो बनवा लिया। चलो करते हैं फिर प्रैक्टिस अपनी क्लास की। आइए, तुम लोगों को कसम है कोई भी नोट्स नहीं खोलेगा, ठीक है? जो नोट्स खोलेगा उसे पाप लगेगा। आओ यहां पर। ओके चलो बच्चों, क्वेश्चन कुछ बनाकर दिया जाए तुम लोगों को बढ़िया सा, हम भी देखते हैं कितने बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और किसको नहीं आता है। ओके, पहला क्वेश्चन सेल डिवीजन से ही लगातार रूप में पूछ लेते हैं। चलो आइए, क्वेश्चन है, लिख रही हूं, हिंदी में बोल दूंगी, इंग्लिश में लिख देती हूं। विच ऑफ फॉलोइंग, दिखेगा नहीं ना यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अभी पढ़ाया, अभी आपका ज्ञान चेक हो जाएगा। इज द करेक्ट सीक्वेंस, इज द 5-6 क्वेश्चन पूछूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि नया चैप्टर अब नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। देखती हूं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी, बढ़िया सा जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वही पढ़ाऊंगी। ऑफ द डिफरेंट फेजेस, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोग ये आंसर दो। एक काम करती हूं, तुम लोगों की चैट पब्लिक कर देती हूँ ना, ऑफ द सेल डिवीजन। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्वेश्चन कैसे पढ़ेगा? कोशिका विभाजन के विभिन्न चरणों में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम बताना है आपको, क्रम सही है। अब लिख रही हूं मैं, इसका क्रम लिख रही हूं, ठीक है? ए ऑप्शन में है, नहीं ए नहीं, 1 2 3 4 देते हैं, ठीक है? 1 नंबर पर ऑप्शन है एनाफेज, और कोई किताब नहीं खोल के बैठेगा मेरी, ठीक है? 2 नंबर पर है टीलोफेज, 3 नंबर पर है प्रोफेज, और 4 नंबर पर है बच्चों मेटाफेज। चलो मैं तुम लोगों की चैट करती हूं पब्लिक, ताकि एक दूसरे का तुम लोग कमेंट देख पाओ। चलो दो, बताओ, चैट एक दूसरे का देख लेना, आप सबकी बेइज्जती होगी बेटा पब्लिक पे, है ना? जो गलत बताएगा उसका नाम सबके सामने अनाउंसमेंट करूंगी। सेल डिवीजन का सही क्रम बताना है, 1 2 3 4 ऐसे। एक पिंटू कुमार गलत, आपने एनाफेज को सबसे पहले ले लिया। एक साथ लिख के भेजो, अलग अलग नहीं, एक साथ लिख के भेजो। नीतीश कुमार ने सही आंसर दे दिया है फाइनली। तुम लोग भी जल्दी आंसर दो। हाँ जी, मिथेश राजपुरोहित का आंसर सही आ चुका है, विक्की का सही आंसर आ गया है, शिवी का सही आंसर आ गया है, हाँ जी, राहुल कुमार का सही आंसर आ गया, खिलात का सही आंसर दिया। अरे वाह, मजा आ गया आज तो तुम लोगों के आंसर देख के, एक भी गलत नहीं है, एक की भी बेइज्जती नहीं करनी अपन को, है? बहुत बढ़िया। आसिमा बहुत सही, दीपक कुमार सही। देखो सबसे पहले कौन सा आता है? प्रोफेज। तो प्रोफेज कितने नंबर पर है? 3। प्रोफेज के बाद क्या आना चाहिए बेटा? मेटाफेज 4 नंबर पर। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? 1। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब तुम लोगों को कुछ समझ में आया है मेरा पढ़ाया हुआ ना, कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों को। खुशी हुई मुझे ये जानकर, मोकेम्बो खुश हुआ। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से। आइए यहां पर नेक्स्ट पूछते हैं बच्चों में किस बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्या? द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हाँ जी, इसका तो बिना ऑप्शन के कर लोगे। कोशिकीय श्वसन की जगह कौन सी है? कहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है? कोशिकीय श्वसन कहां होता है बेटा सेल के अंदर? जल्दी बताओ कहां होता है। हिंदी में लिख दिया, खिलात ने तो आंसर भी कर दिया। संदीप राणा आपका आंसर सही था बच्चा। कहां होता है? कोई तो गलत बताओ। अरे मित्रों कोई तो गलत बताओ। बहुत बढ़िया, राजू ने सही आंसर दिया, सत्य प्रकाश ने सही, श्रेया ने गलत आंसर दे दिया। श्रेया क्या कर रही हो तुम? लाइसोसोम में मैंने तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन पढ़ाया था बेटा। रेस्पिरेशन कहां होता है सेल के अंदर? रेस्पिरेशन का मतलब क्या था? जब भी रेस्पिरेशन टर्म पढ़ो दिमाग के अंदर वो केमिकल रिएक्शन घुसा लो, ये वाली। तो ये कहां हो रही थी? CO2, पानी, एनर्जी, ATP कहां बन रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा था।
लाइसोसोम कहां हो जाएगा? एक कह रहा लवक में होती है। तुम बेटा सही से क्वेश्चन को सुन के सही आंसर दो। श्रेया दीदी आप बहुत गलत आंसर दे रही हैं। आपके कमेंट आज पब्लिक कर रखे हैं मैंने। बच्चे आपको चिढ़ाएंगे, जो गलत नाम लेगा उसको बच्चे चिढ़ाएंगे, देख लेना, फिर मुझे मत कहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, ठीक है? पहले क्वेश्चन को लिख देती हूं अच्छे से। इस क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है 50-50 रहेगा वोट, ठीक है? आओ यहां पर, जो गलत आंसर देगा उसका नाम टाइप कर देना, है ना? आप सही आंसर देंगे बेटा सब लोग। आइए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द, ये किताब के क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द, इसीलिए मैं कह रही हूं किताब ले लो। अब देखो कितना अच्छा फायदा हुआ तुम्हें इस किताब लेने का, इसलिए क्योंकि बेटा इसमें देखो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लोगे। अब इसके बाद क्या बचेगा, कहां से एग्जामिनर तुम लोगों से कुछ पूछेगा, है ना? आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज द, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, फिर मत कहना मैम क्वेश्चन समझ में मैंने गलत पढ़ लिया था। इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। हिंदी मीडियम वाला बच्चा सुनना मेरे से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली युक्त कोशिकांग सबसे छोटा है? ठीक है, ए नंबर पर है राइबोसोम, राइबोसोम झिल्ली युक्त पूछा है, झिल्ली युक्त सबसे छोटा कौन सा है? 2 नंबर पर है गोल्गी बॉडीज, 3 नंबर पर है लाइसोसोम एंड डी नंबर पर है न्यूक्लियस। चलो भैया फटाक से आंसर करो, जो गलत देगा ना बेटा। नीतीश कुमार ने बुक ले ली बेटा, तुम नीतीश कुमार इसलिए किताब से ही आंसर दे रहे होगे ना देख के। ओहो, गौरव कुमार का नाम लिया जाए क्योंकि गौरव कुमार ने गलत आंसर दिया है। गौरव कुमार का नाम रेस्पेक्ट के साथ लिया जाए, सब लोग गौरव कुमार टाइप कर दो। गौरव कुमार। आकाश ने भी गलत आंसर दिया। भैया क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, फिर बोल रही हूं। आकाश गलत आंसर दे रहे हो। दिव्या, मीना आपने तो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आंसर दे दिया। दिव्या आपने तो बहुत ही ज्यादा गलत दे दिया। अरे उल्लुओं बच्चों, राइबोसोम क्यों आंसर कर रहे हो? राइबोसोम पे तो मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, मैम ने बताया था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है। एक तो न्यूक्लियस बोल रहा है आकाश, तो न्यूक्लियस तो सबसे बड़ा होता है। उल्लू आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है, छोटा पूछा है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगी हुई हो। और बताया था लाइसोसोम इज द सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली, और लाइसोसोम छोटे होते हैं। राइबोसोम आंसर कब होता? जब मेम्ब्रेन लेस पूछता, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है ही नहीं। नीतीश गोल्गी बॉडी नहीं होगा बेटा, गोल्गी बॉडी कैसे हो जाएगा? लाइसोसोम होगा बेटा। लाइसोसोम पढ़ाया भी था कि अगर पूछ ले बिना मेम्ब्रेन वाला सबसे छोटा, तब तो राइबोसोम आंसर होगा, लेकिन मेम्ब्रेन लगा हुआ सबसे छोटा तो लाइसोसोम। एक बच्चा तो न्यूक्लियस बता रहा है इसका आंसर। कैसे काम चलेगा? ऐसे पढ़ोगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी फिर। मतलब इतना अच्छे से पढ़ाया फिर भी तुम क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हो। सनी कुमार ने सही सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया था। गुस्सा आते फिर मुझे, फिर कहते हो तुम कि मैम में बहुत गुस्सा है, मैम में बहुत वो है, फलाना ढिनका ना। अब बताओ इतना पढ़ाने के बाद तुम लोग गलत आंसर देते हो तो एक टीचर को कितना बुरा लगेगा। मतलब मेरे को तो इतना बुरा लग रहा है कि मैं खाना ही ना खाऊं 2 दिन, है ना। चलो आइए अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कुछ टफ से पूछा जाए तुम लोगों से। ऑप्शन नहीं दूंगी, आप खुद बना के दोगे ऑप्शन।
क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, हाँ जी बताओ, जो जीव द्रव्य है वो किसका बना हुआ होता है? जीव द्रव्य के घटक पूछे हैं। हाँ जी बताओ, प्रोटोप्लाज्म किसका बना हुआ है? शिवसेन आपने सही आंसर दिया बेटा, आपका नाम लिया था मैंने सबसे पहले। सपना राजवीर आपका कमेंट आ रहा है। सपना राजवीर कौन है अपने नाम के आगे जो राजवीर लगा के बैठे हो आप? हाँ जी, प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, जीव द्रव्य के घटक बताया था मैंने। दिव्या मीना ने बिल्कुल सही आंसर दिया। दिव्या मीना थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आंसर दिया। ये विवेक कुमार फॉस्फेरिक एसिड, कहां से आए हो तुम? किसने पढ़ाया फॉस्फेरिक एसिड? प्रोटीन लिपिड, जितिन पटेल गलत आंसर। सिर्फ दिव्या ने सही आंसर दिया। दिव्या कॉपी कर लोगे अब तुम लोग, मुझे पता है। अरे उल्लुओं, मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। एक सेल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब क्या कहलाती हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। याद करो, न्यूक्लियोप्लाज्म वो प्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है। फिर पढ़ाया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? एक जेली जैसा लिक्विड, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जो इतने सारे पढ़ाए हैं। तो इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है कौन? प्रोटोप्लाज्म। एक कह रहा लिक्विड एंड कार्बोहाइड्रेट। बताओ कैसे काम चलेगा? ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ाना लिखाना ही छोड़ देंगे फिर हम। कैसे काम चलेगा ऐसे पढ़ोगे तो? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, न्यूक्लियोप्लाज्म वाला, साइटोप्लाज्म वाला और सेल ऑर्गेनेली, इन सारे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड सारा। गाजला राघव आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। ये क्या है? ये ठोस चीजें हैं, ये दोनों लिक्विड है। तो लिक्विड और सॉलिड मिलकर तो प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, मनोज वर्मा ने सही आंसर दिया था, शिवी ने भी सही आंसर दिया है। अब आप जानो, आपका काम जाने। भैया मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, अब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या मैम का पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया है, कितना एग्जाम में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब आपका काम है। ठीक है, चलो।